दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि ज़ॉम्बी मूवीज और वेब सीरीज हम सभी को कितनी पसंद है। आज हम देखेंगे एक ऐसी वेब सीरीज को, द वॉकिंग डेड सीजन 1 की पूरी कहानी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी ये वीडियो एंजॉय करोगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। कहानी शुरू होती है जॉर्जिया के रास्ते पर एक शेरिफ की कार को दिखाते हुए, जिसमें से रिक नाम का एक शेरिफ उतरता है जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। रिक फ्यूल की तलाश में गैस स्टेशन की तरफ जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उससे बस तबाही और लाशें मिलती है। तभी वहाँ रिक को एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, पर जल्दी वो समझ जाता है कि वो छोटी बच्ची अब एक ज़ॉम्बी है जो उसी की तरफ बढ़ रही है। रिक डर के मारे उस छोटी बच्ची को सीधे हेडशॉट देकर उसे वही मार गिराता है। जिसके बाद हम ज़ॉम्बी एपोकेलिप्स फैलने के कुछ वक्त पहले का समय देखते हैं, जहाँ रिक अपने बचपन के दोस्त शेन के साथ था। जहाँ रिक की बातों से शेन समझ जाता है कि उसकी मैरिड लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही। तभी उन्हें वायरलेस पर मैसेज मिलता है कि सारे यूनिट्स हाईवे नंबर 18 पर फौरन तैनात रहे, जहाँ से कुछ ही वक्त में 4 क्रिमिनल्स गुजरने वाले हैं। ये सुनते ही रिक और शेन फौरन उस जगह पहुंचकर फायरिंग पोजीशन पर आते हैं, जहाँ कुछ ही समय में रिक और शेन ने लगाए हुए ट्रैप से उस क्रिमिनल्स की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन गाड़ी में मौजूद क्रिमिनल्स अभी भी जिंदा थे, जो पुलिस पर फायरिंग करने लगते हैं और उसी फायरिंग में एक गोली रिक को लग जाती है। शेन फौरन रिक को हॉस्पिटल ले आता है, जिसके बाद हम देखते हैं रिक महसूस कर रहा है कि शेन उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया है। जिसके बाद अचानक रिक की आंख खुलती है और वो शेन को बुलाने लगता है, लेकिन उसे सिर्फ शेन ने लाए हुए फ्लावर्स ही मिलते हैं, जो कि पूरी तरह सूख चुके थे। जिसे देखकर रिक कुछ भी समझ नहीं पाता। रिक नर्स को उसकी मदद के लिए बुलाता है, पर वहाँ कोई भी नहीं आता। इसलिए रिक खुद ही अपने दम पर रूम से बाहर आता है, जहाँ वो हॉस्पिटल को पूरी तरह बर्बाद हुआ दिखता है। कुछ दूर आने पर रिक एक नर्स की लाश को देखता है, जिसे किसी ने आधा खाया हुआ था। रिक वहाँ से डर के मारे आगे बढ़ता है, जहाँ से वो एक दरवाजे के पास आता है जो किसी ने लॉक किया हुआ था और उस पर लिखा था कि डोंट ओपन, डेड इनसाइड। अंदर से रिक कुछ भयानक आवाजें सुनता है और देखता है कि कोई वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। इसलिए रिक उस हॉस्पिटल से बाहर आता है, लेकिन वो देखता है कि बाहर का मंजर तो और भी ज्यादा भयानक है, क्योंकि हर तरफ बस लाशें ही लाशें थी और पूरा का पूरा शहर तबाह हो चुका था। कुछ दूर आकर उसे एक साइकिल दिखती है, जिसके पास एक औरत की आधी कटी हुई लाश पड़ी थी, जो अचानक जिंदा हो जाती है। रिक उस नजारे को देखकर फौरन साइकिल से अपने घर आकर अपनी वाइफ फ्लोरी और बेटे काल को ढूंढने लगता है, पर उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। रिक दुखी होकर घर से बाहर आकर बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि कोई उसके पास आ रहा है, पर उसे ये नहीं पता होता कि वो एक इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी है। लेकिन मॉर्गन नाम का एक आदमी वहाँ आकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है और रिक को भी कोई ज़ॉम्बी समझकर मॉर्गन और उसका बेटा ड्वेन मारकर बेहोश कर देते हैं। अगले पल रिक की आंख मॉर्गन के घर पर खुलती है। मॉर्गन रिक को बताता है कि पूरा का पूरा शहर ज़ॉम्बीज से भरा पड़ा है, जो लाइट और आवाजों से अट्रैक्ट होते हैं। रिक मॉर्गन को पूछने की कोशिश करता है कि सुबह उसने उस आदमी को क्यों मारा, जिस पर मॉर्गन रिक को बताते हुए उसका ये वहम दूर करता है कि वो एक इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी था, और अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो तुम्हें मार देता। तभी बाहर से उन्हें कुछ आवाजें आती है। घर की सारी लाइट्स ऑफ करके देखने जाने पर उन्हें पता लगता है कि कोई ज़ॉम्बी कार से टकराया है, जिसकी वजह से वहाँ और भी कई ज़ॉम्बीज आने लगे थे। उसी दौरान ड्वेन बाहर अपनी मॉम को देखता है, जो कि अब एक ज़ॉम्बी थी। अपनी मॉम को इस हालत में देखकर ड्वेन काफी रोने लगता है। अब इसी तरह रात गुजरती है और अगली सुबह रिक, मॉर्गन और ड्वेन घर से बाहर निकलते हैं, जहाँ रिक बाहर बैठे एक ज़ॉम्बी को मारकर अपने घर आता है। रिक मॉर्गन को बताता है कि मेरी वाइफ और मेरा बेटा जिंदा है, क्योंकि घर से सारे फोटो फ्रेम्स, कपड़े और जरूरत की सारी चीजें गायब है। तभी ड्वेन कहता है कि मेरा दावा है कि वो जरूर अटलांटा में होंगे, क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस फैलने से पहले मिलिट्री ने अनाउंस किया था कि जब हालत बद से बदतर होगी तो बचे हुए लोग अटलांटा के रेफ्यूजी कैंप में जाए, जहाँ उन्हें जरूरत की सारी चीजें मिलेगी। मॉर्गन रिक से कहता है कि जाओ, तुम्हारी बीवी और बेटा बिल्कुल ठीक हो गए। जिसे सुनकर रिक मॉर्गन और ड्वेन को लेकर पुलिस स्टेशन आता है और अच्छे से नहाकर तैयार होके स्टेशन में मौजूद सारे हथियार अपने साथ ले लेता है और कुछ मॉर्गन को देता है। रिक मॉर्गन से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, जिस पर मॉर्गन कहता है कि अभी नहीं, ड्वेन अभी छोटा है और अभी वो गन चलाना भी नहीं जानता। रिक मॉर्गन की बात मानकर उसे एक वॉकी टॉकी देकर कहता है कि हर दिन कुछ देर के लिए मैं मेरा वॉकी टॉकी ऑन करूंगा, ताकि तुम आसानी से मुझे ढूंढ पाओ। और ये कहकर दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। मॉर्गन घर आकर पूरे घर को सील कर देता है और रूम में आके ज़ॉम्बी को निशाना बनाने लगता है, ताकि गोली की आवाज से उसकी वाइफ भी वहाँ आ जाए और वो उसे भी गोली मार दे, क्योंकि वो अपनी वाइफ को इस हालत में नहीं देख सकता था।
गन अपनी वाइफ पर निशाना लगाने की कोशिश करता है पर वो उसे शूट नहीं कर पाता। दूसरी तरफ रिक भी आगे बढ़ रहा था जहाँ वो अपने वायरलेस के इमरजेंसी चैनल से रेफ्यूजी कैंप से संपर्क करने की कोशिश करता है और वो उनसे संपर्क कर भी लेता है। हम यहाँ देख पाते हैं कि रेफ्यूजी कैंप में लोरी, काल और शेन भी मौजूद है और उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि सामने और कोई नहीं बल्कि रिक है और सिग्नल चले जाने की वजह से कैंप का रिक के साथ कनेक्शन टूट जाता है। यहाँ हमें और एक बात पता लगती है कि रिक के गैर मौजूदगी में लोरी और शेन रिलेशन में आ गए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रिक मर चुका है। वही रास्ते में फ्यूल खत्म होने की वजह से रिक पैदल ही फ्यूल की तलाश में एक घर के पास आता है जहाँ अंदर उसे फ्यूल और कोई इंसान तो नहीं लेकिन घर के बैकयार्ड में एक घोड़ा जरूर मिलता है और अब वो एटलांटा की तरफ बढ़ने लगता है और कुछ वक्त का सफर तय करने के बाद वो एटलांटा सिटी के अंदर दाखिल होता है जहाँ का नजारा देखकर रिक के दिमाग में बस एक ही चीज आ रही थी कि वो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकले। तभी रिक को हेलीकॉप्टर की आवाज आती है जिसका पीछा करने के चक्कर में वो एक ऐसी जगह आकर फंस जाता है जहाँ सामने पूरा का पूरा ज़ॉम्बीज का झुंड खड़ा था जो रिक को चारों तरफ से घेर लेता है। ज़ॉम्बीज सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों को भी अपना शिकार बना रहे थे। ज़ॉम्बीज से बचने के चक्कर में रिक से उसकी गन्स वाली डफल बैग ज़ॉम्बीज के बीच ही गिर जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए आर्मी टैंक के नीचे से गुजरकर टैंक के अंदर आ जाता है जहाँ अंदर भी उसका सामना एक ज़ॉम्बी सोल्जर से होता है जिसे रिक मार देता है। रिक टैंक से बाहर आकर अपने डफल बैग को लेने की सोचता है और सारे ज़ॉम्बीज ने टैंक पर हमला बोल दिया था इसलिए रिक मजबूरन फिर से टैंक के अंदर आ जाता है। कुछ देर बाद टैंक में मौजूद रेडियो से ग्लेन नाम का एक लड़का कई से संपर्क जोड़ लेता है और रिक को बताता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ और इस वक्त ज़ॉम्बीज ने टैंक को चारों तरफ से घेरा हुआ है और ये भी कहता है कि वहाँ से बाहर निकल कर बस भागो क्योंकि टैंक के राइट हैंड साइड की तरफ कम ज़ॉम्बीज है जहाँ से 50 यार्ड्स पर मैं तुम्हें मिलूंगा। रिक बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपनी गन लोड करके एक ग्रेनाइट के साथ टैंक से बाहर निकलकर भागने लगता है जहाँ उसे ग्लेन भी मिल जाता है जो उसे ज़ॉम्बीज से बचाकर एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर ले आता है जहाँ ग्लेन के बाकी साथी भी थे, जैकी, एंड्रिया, टी-डॉग और मॉरेल। तभी उन्हें छत से गोलियों की आवाज आती है जो मल नाम का उनका एक साथी चला रहा था। सभी छत पर आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन हाथ में गन होने की वजह से वो किसी की भी नहीं सुनता और टी-डॉग पर हमला करके खुद को टीम का बॉस घोषित कर देता है। तभी रिक मल पर हमला करके हथकड़ी से उसकी कलाई वहाँ के लोहे से बांध देता है। अभी भी वो लोग रेफ्यूजी कैंप से संपर्क करने के लिए वायरलेस पर सिग्नल का वेट कर रहे थे पर सिग्नल ना आने की वजह से वो लोग दूसरी तरकीब सोचने लगते हैं। तभी जैकी कहती है कि मैं सिटी के जोनिंग ऑफिस में काम करती थी। सिटी बनते वक्त जमीन के अंदर ड्रेनेज टनल्स बनाए गए थे जो सीवर से मिलते हैं। अगर हम रास्ता ढूंढ ले तो सीवर के जरिए शायद इस जगह से निकल सकते हैं। इसलिए ग्लेन और मॉरेल टनल के अंदर रास्ता ढूंढने जाते हैं और बाहर बाकी सब भी देखते हैं कि ज़ॉम्बीज किसी भी वक्त अंदर आ सकते हैं। टनल के अंदर से गुजरते वक्त उन्हें सामने रास्ता नहीं मिलता क्योंकि जमीन के नीचे भी ज़ॉम्बीज थे इसलिए वो लोग फिर से छत पर आ जाते हैं। उसी दौरान डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ दूरी पर उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई देती है जहाँ से वो लोग सोचते हैं कि हम ट्रक लेकर यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि वहाँ तक जाने के रास्ते में कदम कदम पर सिर्फ ज़ॉम्बीज थे। लेकिन बातों बातों में मॉरेल कहता है कि ज़ॉम्बीज हमें सूंघ सकते हैं जिससे रिक को एक आइडिया आता है। वो और ग्लेन एक ज़ॉम्बी के बॉडी को काट कर उसका सारा खून अपने ऊपर लगा लेते हैं ताकि वो लोग भी एक ज़ॉम्बी की तरह स्मेल करे जिससे बाहर घूम रहे ज़ॉम्बीज उनमें फर्क न जान पाए। वो लोग काफी बड़ा रिस्क लेकर रिक के इस आइडिया के साथ ज़ॉम्बीज के बीच से गुजरने लगते हैं और उनकी खुशकिस्मती थी कि उनकी ये तरकीब काम कर गई थी। ज़ॉम्बीज ग्लेन और रिक को उनमें से ही एक समझ रहे थे। दूसरी तरफ टी-डॉग बेस कैंप से संपर्क कर लेता है और उन्हें बताता है कि हम यहाँ फंस चुके हैं। इस जगह को हर तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेरा हुआ है। तभी अचानक सिग्नल फिर से कट जाता है। यहाँ शेन को लग रहा था कि वहाँ से कोई भी जिंदा नहीं लौटेगा लेकिन एमी उन्हें बचाने जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ फंसे लोगों में एंड्रिया भी है जो उसकी बहन है और वो उस जगह हमारी मदद करने के लिए गई थी। वही रिक और ग्लेन लगातार आगे बढ़ रहे थे लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि बारिश शुरू हो जाती है जिससे बारिश के पानी से उन पर लगा सारा खून धुलने लगता है और ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। वो दोनों ज़ॉम्बीज को मारते हुए जैसे तैसे उस कंस्ट्रक्शन साइट तक आते हैं जिनके पीछे सारा ज़ॉम्बीज का झुंड पड़ा हुआ था। रिक यहाँ ग्लेन को अपना प्लान बताकर एक दूसरी कार में बिठा देता है ताकि ग्लेन सारे ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करे और वो ट्रक को दूसरी तरफ से ले जाकर बाकियों को बचाए। ग्लेन रेडियो पर सभी को बताता है कि हमें जल्दी से पिछले दरवाजे पर मिलो इसलिए बिना वक्त गवाए सभी मल को वही छोड़कर नीचे जाने लगते हैं। मल टी-डॉग के सामने गिड़गिड़ाने लगता है इसलिए टी-डॉग उसे खोलने जाता है पर बैलेंस जाने की वजह से टी-डॉग वही गिर जाता है और उसके हाथ में मौजूद चाबी ड्रेन के अंदर गिर जाती है। अब टी-डॉग के पास भागने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। वो मल को वही छोड़कर वहाँ से चला जाता है और जाते जाते छत का दरवाजा लॉक कर देता है ताकि अगर ज़ॉम्बीज ऊपर आए
तो वो मल को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। सभी अब पिछले दरवाजे तक आते हैं और रिक भी ट्रक लेकर वहां पहुंच चुका था, जो सभी को ट्रक के अंदर लेकर वहां से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ छत पर हम मल को देखते हैं, जो भूख प्यास से मानो पागल हो चुका था। तभी वो देखता है कि ज़ॉम्बीज़ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी मौत को सामने देखकर वो पागलों की तरह अपनी गुनाहों की माफी मांगने लगता है, पर वो मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ पड़े एक आरी को लेने की कोशिश करता है। जिसके बाद सीन यही कट होकर हम बेस कैंप को देखते हैं, जहाँ डेल कैंप की तरफ एक कार को आता देखता है, जिसमें और कोई नहीं बल्कि ग्लेन था। जिसके बाद बाकी सब भी कैंप आते हैं, जहाँ हर कोई अपने परिवार से मिलकर काफी खुश था। रिक भी ट्रक से उतरता है, जहाँ वो अपने सामने लोरी और काल को देखता है। उन्हें देखकर वो फौरन उन्हें गले लगाकर रोने लगता है। कैंप में ये सभी हंसी खुशी अपनी रात बिताते हैं और अगली सुबह लोरी जंगल से काल की चीख सुनती है, इसलिए सभी जंगल के अंदर आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी मरे हुए हिरन को खा रहा है। और इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी उन्हें भी कुछ नुकसान पहुंचाता, वो लोग बड़ी बेरहमी से उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं। तभी झाड़ियों से डायरल बाहर निकलकर कैंप लौटकर अपने भाई मल को ढूंढने लगता है। तभी रिक उसे बताता है कि तुम्हारा भाई सभी के लिए खतरा बन चुका था, इसलिए मैंने उसे हथकड़ी से छत पर ही बांध दिया। इस बात से डायरल काफी गुस्सा होता है, लेकिन तभी टीडोग उसे बताता है कि मैंने वहाँ से निकलते वक्त छत का दरवाजा चेन से लॉक कर दिया था, तो शायद मल अभी भी जिंदा हो। इसलिए रिक एक टीम बनाकर अपनी डफल बैग और मल को ढूंढने के लिए जाने की तैयारी करता है। हालांकि लोरी नहीं चाहती थी कि रिक फिर से उस जगह जाए, पर रिक उसे समझाता है कि उस डफल बैग में गन्स के साथ एक वॉकी टॉकी भी है, जिससे मैं मेरे दोस्त को कांटेक्ट कर सकता हूँ, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। अगर वो वक्त रहते मुझे अपने घर लेकर नहीं गया होता तो शायद मैं यहाँ भी नहीं होता। इतना कहकर वो अपने टीम के साथ एटलांटा सिटी की ओर निकल पड़ता है। वो लोग सिटी से कुछ दूरी अपना ट्रक रोककर पैदल ही सिटी के अंदर दाखिल होते हैं। वही कैंप में लोरी शेन को काल से दूर रहने का कहती है, क्योंकि शेन ही था जिसने लोरी से कहा था कि रिक मर चुका है। तभी तालाब के पास एड अपनी वाइफ कैरल को लेने आता है, पर जब वो आने से मना करती है तो एड कैरल को सबके सामने मारने लगता है। इसलिए शेन वहाँ आकर लोरी का सारा गुस्सा एड पर उतार देता है। दूसरी तरफ सभी डिपार्टमेंटल स्टोर से होते हुए छत पर आते हैं, जहाँ उन्हें मल का कटा हुआ हाथ और आरी पड़ी दिखती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि मल अपना हाथ काटकर वहाँ से भाग चुका है। वही कैंप में डेल जिम का काफी अजीब बर्ताव देखता है, क्योंकि वो इतने गर्मी में भी लगातार जमीन में गड्ढा खोदे जा रहा था। सिटी में ये लोग खून के निशानों का पीछा करने लगते हैं, जहाँ वो समझ जाते हैं कि मल ने जख्मी होने के बावजूद 2 ज़ॉम्बीज़ को मार गिराया है और अपने जख्म को सील करके वहाँ से भाग गया है। यहाँ डेल सभी को जिम के बर्ताव के बारे में बताता है, इसलिए सभी जिम से बात करने के लिए फौरन पहुंच जाते हैं। लेकिन जिम किसी की भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिम आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। शेन जिम को रोकते हुए उसे शांत करने की कोशिश करता है, जहाँ जिम सिर्फ इतना कहता है कि मुझे सपना आया था। सीन चेंज होकर हम एटलांटा सिटी को देखते हैं। तेजक लेन ये प्लान बनाता है कि मैं और डायरल डफल बैग लेने जाएंगे और रिक और टी-डॉग दूसरी तरफ से मुझे कवर करेंगे। अब प्लान के मुताबिक लेन डफल बैग लेकर वापस लौट रहा होता है, तभी वाटोस ग्रुप के कुछ लोग वहाँ डफल बैग लेने आ जाते हैं, लेकिन डायरल वाटोस ग्रुप के एक मेंबर को जख्मी कर देता है, जिस वजह से उनसे डफल बैग वही गिर जाती है। इसलिए वो लोग लेन को अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि उनके एक साथी को डायरल ने भी पकड़ लिया था। रिक उसे उन्हें उस जगह लेकर जाने के लिए कहता है जहाँ वो लोग ग्लेन को ले गए। वहाँ कैंप में जिम भी अब शांत हो चुका था, जो अपने बर्ताव के लिए सभी से माफी मांगता है। दूसरी तरफ वो शख्स सभी को वाटोस ग्रुप के कैंप तक लाता है, जहाँ रिक उस ग्रुप के लीडर गुलमारो से बात करने की कोशिश करता है। गुलमारो रिक से एक सौदा करता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा आदमी लौटा दूंगा, बदले में मुझे मेरे आदमी के साथ गन से भरी हुई डफल बैग भी चाहिए। पर सौदा करने की वजह सभी एक दूसरे पर गन तान देते हैं। जहाँ कुछ वक्त बाद रिक को पता लगता है कि ये लोग यहाँ सिर्फ ओल्ड एज होम चला रहे हैं। गुलमारो रिक को बताता है कि सारा स्टाफ इन बूढ़े लोगों को यही छोड़कर भाग गया, सिवाय मेरे और फिलिपी नाम के एक नर्स के, और ये गन्स उन्हें उनकी प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। इसलिए रिक गुलमारो को कुछ गन्स और एमोस दे देता है, जिसके बाद वो लोग सही सलामत ग्लेन को लेकर उस इलाके से बाहर आते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि किसी ने उनका ट्रक चुरा लिया है। उन्हें लगता है कि शायद ये काम मल का है, इसलिए वो पैदल ही कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं। इन्हें यहाँ चलते चलते अब रात हो चुकी थी और वहाँ कैंप में सभी अपना डिनर कर रहे थे, इस बात से बेखबर कि उन पर आगे क्या मुसीबत आने वाली है। कुछ ही देर में वहाँ ज़ॉम्बीज़ आकर कैंप पर हमला बोल देते हैं, जिनमें एमी और एड ज़ॉम्बीज़ के हाथों बेमौत मारे जाते हैं। सभी काफी डर चुके थे। शेन कुछ ज़ॉम्बीज़ को तो मार गिराता है, पर ज़ॉम्बीज़ तादाद में काफी ज्यादा थे। तभी रिक और बाकी लोग भी वहाँ आकर ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। वो लोग मिलकर सभी ज़ॉम्बीज़ को मार गिराते हैं, लेकिन एंड्रिया एमी को इस हालत में देखकर पागल हो चुकी थी। लेकिन कुछ ही वक्त में एमी भी अपना
दम तोड़ देती है। जिम को भी अब याद आता है कि उसने किस बारे में सपना देखा था और क्यों वो गड्ढे खोद रहा था। अगली सुबह रिक वॉकी टॉकी से मॉर्गन और ड्वेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, ये बताने के लिए कि एटलांटा अब सेफ नहीं है, लेकिन सामने से उसे कोई भी जवाब नहीं आता। या एंड्रिया एमी के मौत के सदमे से अभी भी बाहर नहीं आई थी और वहाँ जैकी को जिम पर शक होता है कि वो ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड है। देखने जाने पर जिम वाकई ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड था जो किसी भी वक्त ज़ॉम्बी बन सकता है, लेकिन रिक किसी को भी जिम को मारने से मना करता है क्योंकि वो लोग किसी भी जिंदा इंसान को नहीं मारेंगे, भले वो इन्फेक्टेड ही क्यों ना हो, जब तक कि वो ज़ॉम्बी नहीं बनता। एंड्रिया याद देखती है कि एमी भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है, इसलिए अपने दिल पर पत्थर रख के वो एमी को शूट कर देती है। अब वो सब जानते थे कि ये जगह भी अब सेफ नहीं है, इसलिए रिक ये फैसला करता है कि वो सीडीसी की तरफ रवाना होंगे। रिक ये मैसेज मॉर्गन के लिए भी वॉकी टॉकी पर छोड़ता है कि जब तक तुम यहाँ आओगे तब तक हम सीडीसी में होंगे, इसलिए यहाँ कार पर एक मैसेज और हमारा मैप छोड़ रहा हो ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो। जिसके बाद सभी सीडीसी की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन कुछ दूर आने पर उनका ट्रक खराब हो जाता है। तभी जैकी उन्हें आकर बताती है कि जिम की हालत काफी खराब हो रही है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, पर जिम खुद ये फैसला लेता है और सभी से कहता है कि वो उसे वही छोड़कर आगे बढ़े, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो सबके साथ रहा तो वो सभी के लिए खतरा बन जाएगा। और सभी जिम को वही पेड़ के पास बिठाकर आगे बढ़ने लगते हैं। सीन कट होकर हम सीडीसी में मौजूद एडविन नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं, जहाँ वो इस वायरस पर रिसर्च कर रहा था, पर सैंपल्स पर टेस्ट करते वक्त थोड़ा सा एसिड उसके हाथ पर गिर जाता है, इसलिए वो खुद को एक चेम्बर में बंद करता है ताकि उसे कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तभी वो देखता है कि वो सेक्शन डीकंटेमिनेट होकर बर्बाद हो जाता है जहाँ उसने सारे टेस्ट के सैंपल्स रखे थे। अब एडविन वाई यानी कंप्यूटर से बातें करने लगता है और उसे बताता है कि DS-19 के सारे सैंपल्स बर्बाद हो चुके हैं और अब हमारे पास कोई भी फ्रेश सैंपल नहीं है। या आप सभी सीडीसी के बाहर पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ का भी नजारा किसी कब्रिस्तान से कम नहीं था, क्योंकि हर तरफ बस लाशें ही थी जो किसी भी वक्त ज़ॉम्बी बनने वाली थी। तभी अंदर से एडविन उन्हें कैमरा में आता देखता है, लेकिन बाहर शटर बंद होने की वजह से इन्हें लगता है कि शायद यहाँ कोई भी नहीं है। अब रात भी होने वाली थी और ज़ॉम्बीज़ अब एक्टिव होने लगे थे, इसलिए वो लोग उस जगह से निकलने का फैसला करते हैं। तभी रिक कैमरा को हिलते हुए देखकर समझ जाता है कि अंदर कोई है जो हमें देख रहा है, पर फिर भी एडविन उन्हें अंदर नहीं लेता। रिक कैमरा में देखकर गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज हमें अंदर ले लो, हमारे पास ना ही खाना है ना गैस है, ऐसे तो हम मर जाएंगे। एडविन बाहर उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो शटर खोल देता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हम आते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ हम वो वक्त देखते हैं जब शेन रिक को बचाने के लिए हॉस्पिटल में सभी से मदद मांग रहा था। तभी वो देखता है कि आर्मी हर किसी को मार रही है, जहाँ कुछ ज़ॉम्बीज आकर पूरे हॉस्पिटल को शमशान घाट बना देते हैं। शेन रिक को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, पर क्योंकि रिक कोमा में था तो वो रिक को ले भी नहीं जा सकता था। तभी एक झटका लगने की वजह से वहाँ मौजूद सारे मॉनिटर्स बंद हो जाते हैं और शेन देखता है कि रिक सांस नहीं ले रहा और उसकी धड़कन भी बंद हो चुकी है। इस बात को जानकर शेन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और अपनी जान बचाकर हॉस्पिटल से भाग जाता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ सभी सीडीसी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एडविन से होती है। वो जानता था कि कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो सभी से कहता है कि पहले तुम सबको ब्लड टेस्ट देनी होगी, जिसके बाद ही तुम सब यहाँ रुक सकते हो। रिक एडविन से बाकी स्टाफ और डॉक्टर्स के बारे में पूछता है, जिस पर एडविन बताता है कि सिर्फ वही अकेला यहाँ है जो जिंदा बचा है। लोरी जब एडविन को वाई के बारे में पूछती है तो लोरी को समझ आता है कि वाई कोई इंसान नहीं बल्कि कंप्यूटर है। कुछ देर के लिए सभी अपनी परेशानी भूलकर डिनर के साथ अच्छे से वाइन एंजॉय कर रहे थे। तभी शेन एडविन से पूछता है कि वो बाकी डॉक्टर्स का क्या हुआ, जिस पर एडविन बताता है कि कई अपने फैमिलीज के पास चले गए और जब हालात बद से बदतर हो गए तो बचे हुए लोगों ने सुसाइड कर लिया। एंड्रिया पूछती है कि तो तुम क्यों नहीं गए। एडविन कहता है कि मुझे यहाँ रुककर बीमारी का इलाज ढूंढना था। जिसके बाद एडविन सभी को अपने कमरे दिखाता है। हम यहाँ देखते हैं कि कोई खुश है तो कोई अपनों के बिछड़ने के गम में है। दूसरा शेन नशे की हालत में लोरी के कमरे में आकर उससे बदतमीजी करने की कोशिश करता है, इसलिए लोरी शेन को अपने नाखूनों से खरोच देती है। अगली सुबह एडविन उन सबको जोन 5 में ले आता है और TS-19 का प्लेबैक दिखाता है, जो उसके एक्सपेरिमेंट का ही एक हिस्सा था। वो उन्हें इंसान के ब्रेन का इंटरनल व्यू दिखाता है कि जिंदा होने पर इंसान के ब्रेन की सिचुएशन कैसी होती है और ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट होने के बाद ब्रेन कैसे होता है। एडविन उन्हें समझाता है कि हर इंसान को ज़ॉम्बी बनने में अलग अलग वक्त लगता है, कोई मिनटों में बदलता है तो कोई घंटों में। इन सब चीजों को इस तरह समझकर सभी चौंक गए थे। एंड्रिया एडविन से पूछने की कोशिश करती है कि आखिर ये किस तरह का वायरस है, लेकिन एडविन को भी इसका सही जवाब नहीं पता था। उसी दौरान डेल की नजर वहाँ मौजूद LED क्लॉक पर जाती है, जिस
पर काउंटडाउन चल रहा था। डेल एडविन से पूछता है कि ये काउंटडाउन कैसा है और 0 होने पर क्या होगा, जिस पर एडविन बताता है यानी बेसमेंट में मौजूद जनरेटर्स का फ्यूल खत्म हो चुका है। रिक, शेन, ग्लेन और टी-डॉग बेसमेंट में आकर जनरेटर्स चेक करते हैं, तभी उन्हें वहाँ खाली फ्यूल ड्रम्स मिलते हैं और साथ ही कुछ डेड जनरेटर्स। तभी अचानक लाइट चली जाती है और अचानक लाइट चली जाने की वजह से सभी काफी डर चुके थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी सायरन के बजने के साथ काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अब इनके पास यहाँ से निकलने के लिए बस आधा घंटा था। आधे घंटे में पूरी की पूरी बिल्डिंग डिकंटेमिनेट हो जाएगी, यानी पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाएगी और एडविन बाहर जाने का दरवाजा भी लॉक कर देता है। रिक एडविन से दरवाजा खोलने के लिए कहता है, जिस पर एडविन बताता है कि सारे इमरजेंसी एग्जिट सील्ड हो चुके हैं और बाहर के दरवाजे खोलना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये सारी बिल्डिंग कंप्यूटराइज है और ये बिल्डिंग इस तरह डिजाइन की गई है कि अगर कुछ हो तो ये बिल्डिंग खुद को नष्ट कर ले, ताकि कोई भी हार्मफुल मटेरियल यहाँ से बाहर ना जा पाए। रिक को यकीन था कि एडविन जरूर कुछ छुपा रहा है, क्योंकि अगर उसे लगता है कि बाहर मौत है तो पहले ही सभी के साथ क्यों नहीं चला गया। तभी एडविन बताता है कि मैंने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया था कि मैं यही रुककर इस बीमारी का इलाज ढूंढूंगा, जिससे सभी को पता लगता है कि TS-19 असल में एडविन की वाइफ थी। रिक आखिरी बार एडविन से दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करता है और एडविन वो दरवाजा खोल भी देता है, लेकिन बाहर जाने से पहले वो रिक के कान में कुछ कहता है। सभी तो वहाँ से जाने लगते हैं सिवाय जैकी के, क्योंकि वो जिम और एमी की तरह नहीं मरना चाहती थी। वो सभी को फौरन निकलने के लिए कहती है, क्योंकि इनके पास बस 4 मिनट ही बचे थे। डेल को पता चलता है कि एंड्रिया भी वही रुक रही है। हालांकि वो उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, पर वो ज़ॉम्बीज़ के हाथों नहीं मरना चाहती थी। बाहर भी ये लोग अब ग्रेनाइट की मदद से खिड़की को तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। या अंदर एंड्रिया जब नहीं मानती तो डेल भी वही रुकने का फैसला करता है। एंड्रिया नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से डेल की भी जान जाए, इसलिए वो डेल के साथ उस बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। तभी ये लोग देखते हैं कि एंड्रिया और डेल भी बाहर आ गए हैं। अब 10 सेकंड के अंदर अंदर पूरी की पूरी बिल्डिंग डिकंटेमिनेट होने वाली थी, इसलिए सभी वही छिप जाते हैं और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें बाहर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज़ भी मारे जाते हैं। या अब सभी मिलकर एक साथ वहाँ से अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं, जिसके साथ ही द वॉकिंग डेड सीजन 1 की पूरी कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, जल्दी मैं आपके लिए इस सीरीज के 2nd सीजन को भी लेकर आऊंगा, तो वीडियो को मिस ना करने के लिए जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।